आज की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चले गए। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के 3 दिग्गज नेताओं ने क्यों एनडीए की बैठक से पहले दे दिया है एक साथ इस्तीफा दोस्तों, और कौन सी पार्टी में शामिल हो गए हैं बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में आखिर नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों नया मुकदमा दर्ज किया गया है दोस्तों, और पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी को जिताने की ले ली है पूरी जिम्मेदारी, बताएंगे कैसे पप्पू यादव के समर्थकों ने किया है जोरदार तरीके का प्रचार, और पटना में नागपुरिया कानून का किया गया जोरदार तरीके का विरोध दोस्तों। खुद मौजूद रहे लालू यादव और आरएसएस का रथ रोकने का कर दिया गया है ऐलान दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी की मंत्री को क्यों विशेष अधिकार का नोटिस मिला है बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। और दलित समाज से आने वाले सांसद के घर पर हुए तोड़फोड़ के मामले को लेकर बुरी तरीके से फंस गई है योगी आदित्यनाथ की सरकार। अखिलेश यादव ने जोरदार निशाना साधा है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन वह कानून लाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है दोस्तों, और इनको बिहार के चुनाव में असली सबक सिखाया जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार का है आज का नहीं चाहिए भाजपा लिखकर जरूर बताकर चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में वह कानून के खिलाफ चल रहे विरोध के दौरान ही एक ऐसी खबर सामने आती है दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता जनता दल यूनाइटेड में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक अमजद हसन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गया के मगध विश्वविद्यालय क्षेत्र के प्रभावशाली नेता और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के पार्टी की नीति से नाराजगी के बाद इस्तीफे की खबर सामने आ रही है दोस्तों। वो समाज सेवी के रूप में पहचान रखते हैं और मुस्लिम समुदाय में उनकी अच्छी खासी मजबूत पैठ है। एनडीए गठबंधन की बैठक से पहले अचानक उनका इस्तीफा आ गया दोस्तों। इसी के साथ में मोनाजिर हसन जो पूर्व सांसद है जनता दल यूनाइटेड के और मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है, जनता दल यूनाइटेड छोड़ दी है दोस्तों। इब्रार अंसारी जो भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करते हैं दोस्तों, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर चल रहे विवाद के बीच में ये 3 बड़े इस्तीफे सामने आए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के इस बिल को समर्थन देने के फैसले का इमारत शरिया समेत 7 मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। इसके बाद पार्टी के इफ्तार पार्टी का भी बहिष्कार किया गया दोस्तों। इससे मुस्लिम नेताओं और पार्टी के बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ गई है। जनता दल यूनाइटेड के लिए मुस्लिम नेताओं के पलायन होने की खबर सामने आना नीतीश कुमार को तगड़ा झटका है दोस्तों। 16% मुस्लिम आबादी चुनावी समीकरण के मद्देनजर बेहद जरूरी है, और जनता दल यूनाइटेड अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए सारे बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर जाने के लिए मजबूर कर रही है दोस्तों। और जो अच्छा खासा वोट परसेंटेज मुस्लिम समाज के लोगों का जेडीयू के लोगों को मिलता था, वो भी अब पूरी तरीके से उनसे छिन चुका है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लेकर लगातार ये खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की तबियत खराब है दोस्तों। नीतीश कुमार बुढ़ापे के कारण कई सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी का पैर छूते हैं, कभी रविशंकर प्रसाद जैसे बीजेपी के छोटे नेता के पैर छूते हैं, कभी अचानक से मंत्री को गले लगा लेते हैं दोस्तों, कभी नीतीश कुमार ताली बजाने लगते हैं, कभी मुंह बनाने लगते हैं। तो इस तरीके की खबरें सामने आने के बाद नीतीश कुमार की तबियत को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे दोस्तों। अब नीतीश कुमार के द्वारा एक और बड़ा कांड किया गया है। नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने पटना में पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में बिहार के सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन के दौरान नीतीश कुमार राष्ट्रगान के शुरू होने से पहले मंच से चले गए दोस्तों। बाद में उन्हें वापस लाया गया, लेकिन राष्ट्रगान के दौरान वे हंसते हंसते बात करते रहे, इधर उधर झांकते रहे, सर हिलाते रहे, लोगों से बात करते रहे। इसके बाद विपक्षी दल आरजेडी और सीपीआई एमएल ने इसे राष्ट्रगान का अपमान बताया, जो साफ तौर पर वीडियो में नजर आ रहा है दोस्तों। इसके बाद अब नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बिहार के बेगूसराय कोर्ट ने नीतीश कुमार को समन जारी किया है दोस्तों। नीतीश कुमार को अब जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। और बलिया थाना के भगतपुर के रहने वाले व्यक्ति विकास कुमार पासवान की ओर से मुख्यमंत्री के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था दोस्तों, और कार्रवाई की मांग की गई थी। अब नीतीश कुमार को नोटिस भेजा गया है, तो देखते हैं इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की तबियत खराब है, जिसके कारण नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सजा भी झेलनी पड़ेगी। अगर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की तबियत सही है, वो आराम से सरकार चला सकते हैं, तो फिर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों। और अगर कोर्ट में जाकर बोलेंगे कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, तो फिर सवाल उठेगा कि क्या बीजेपी और जेडीयू के लोग नीतीश कुमार के चेहरे पर उनके नाम से सरकार चला रहे हैं, नाम नीतीश कुमार का चल रहा है और सरकार बीजेपी के लोग चला रहे हैं। ये गंभीर सवाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखता है। 29 तारीख को पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं, और पप्पू यादव ने भी अपने युवा कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई के संगठन ने अपने 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसको जन सुराज का भी समर्थन मिल गया है, और अब पप्पू यादव के कार्यकर्ता भी मैदान में उतरकर छात्र संघ के चुनाव के मद्देनजर जन अधिकार छात्र परिषद ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में एनएसयूआई को पूर्ण समर्थन दिया। इस संदर्भ में एनएसयूआई और जेएसीपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगे की दिशा तय की है दोस्तों। आपको बता दें कि दोनों संगठन मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, उसका अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा। साथ साथ पटना में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से जारी रहा। मुस्लिम संगठन के लोग गर्दनी बाग धरना स्थल प्रदर्शन
संबोधन करते नजर आए दोस्तों, और लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टी ने इनको सपोर्ट किया है। कांग्रेस पार्टी से लेकर लेफ्ट पार्टी, महागठबंधन की राष्ट्रीय जनता दल और यहाँ तक कि जनसुराज पार्टी ने भी पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ पटना के अंदर हुए इतने बड़े आंदोलन के बाद नीतीश कुमार की आंखें खुलनी चाहिए, वरना बीजेपी नीतीश कुमार का बंटाधार कर देगी बिहार में, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे इस दौरान। लालू यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिहार के अंदर या फिर देश के अंदर कहीं भी नागपुरिया कानून नहीं चलने देंगे, यानी दोस्तों आरएसएस के कानून का पुरजोर विरोध किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बोले, कहा नागपुरिया कानून को कभी नहीं थोपने देंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या ये एकदम सही बयान दिया गया? और लालू यादव खुद मंच पर मौजूद थे तो मैसेज दूर तक क्लियर गया है, लाउड एंड क्लियर गया है। इसी के साथ में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मेघना बोर्डीकर के खिलाफ विधान परिषद के विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के विधायक धीरज लिंगाड़े ने यह प्रस्ताव पेश किया है। आपको बता दें कि मंत्री पर सदन में गलत जानकारी देने के आरोप लगाए गए हैं। मामला बुल्ढाना जिले के लड़कों में गंजेपन की समस्या से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों पद्मश्री डॉक्टर हिम्मत राव भाविस्कर के एक शोध में खुलासा हुआ है कि राशन में मिलने वाले गेहूं में सेलेनियम की अधिक मात्रा के कारण लोगों के बाल झड़ रहे हैं। इस शोध के आधार पर विधान परिषद से मंत्री से सवाल पूछा गया। दोस्तों स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने जवाब देते हुए कहा कि गेहूं में ज्यादा सेलेनियम से बाल झड़ने की समस्या नहीं होती। उनके इस बयान को कांग्रेस पार्टी के विधायक धीरज लिंगाड़े ने गलत और भ्रामक बताया है। धीरज लिंगाड़े ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है, सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। दोस्तों जो विधायकों के विशेष अधिकार का हनन है, इसके बाद उन्होंने विधान परिषद के अध्यक्ष राम शिंदे के सामने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश करने के लिए बोला है। दोस्तों अध्यक्ष ने शिकायत को स्वीकार करते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है, यानी मंत्री जी जवाब देने की जगह लोगों को गुमराह कर रही है दोस्तों। और ये दावा पूरी तरीके से मंत्री ने झूठ किया है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, और स्पीकर को तुरंत इस बात को स्वीकार करना चाहिए और मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसे संसद से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, कई दिनों के लिए मंत्री को सस्पेंड करना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। वहीं पर राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद बवाल मच गया है दोस्तों। बुधवार को करणी सेना ने राज्यसभा में बयान देने वाले सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हमला कर दिया दोस्तों। जमकर बवाल हुआ, घर में तोड़फोड़ कर दी गई। इसके बाद सियासी खींचतान और ज्यादा बढ़ गई है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के सांसद पर हुए हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। अखिलेश यादव ने लिखा कि आगरा में मुख्यमंत्री की उपस्थिति रहते हुए पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकी तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के लोग जो क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं, दरअसल इनके पास जीरो पॉलिसी है इस तरीके के क्राइम को रोकने का। उन्होंने लिखा कि क्या मुख्यमंत्री का प्रभाव क्षेत्र के दिन पर दिन घटता चला जा रहा है। आउटगोइंग सीएम की कोई सुन नहीं रहा। अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री है तो तुरंत कार्रवाई करे, दोषियों को एआई के आधार पर चिन्हित करके दंडित करे, नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ ये सब इनकी अनुमति से हुआ है। सपा के सांसद का कहना है कि मुझे दुख होता है कि मेरे इस वक्तव्य से कुछ लोगों की भावना आहत हुई है। यानी रामजी लाल वर्मा आगे कहते हैं दोस्तों की जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मुझे इसका खेद है। मैं सभी जाति वर्गों और संप्रदाय का सम्मान करता हूं। उन्होंने लिखा कि राजपूत समाज के गौरव की अनेक गाथाएं हैं, सामाजिक संरचना में उनका योगदान उल्लेखनीय है। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने जारी पत्र में राज्यसभा में वक्तव्य के दौरान उनके कहने के आशय से था कि इतिहास में दबे मुर्दों को पुनर्जीवित नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से उनके बयान को लिया गया और तोड़फोड़ की गई, कहीं ना कहीं सांसद ने अपनी सफाई जरूर दी। लेकिन सवाल यह कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वे कब आकर माफी मांगेंगे दोस्तों। और सबसे पहले तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी के साथ में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटका से वर्तमान विधायक बासनगौड़ा पाटिल यतनाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है दोस्तों। बासनगौड़ा पाटिल पिछले काफी समय से कर्नाटका बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आशीर्वाद मिलकर वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। तब से कई सारे नेताओं ने नाराजगी है, जिनका मानना है कि येदियुरप्पा के बेटे को जानबूझकर बीजेपी प्रमोट कर रही है दोस्तों और परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है जो बीजेपी के पुराने दिग्गज नेता रहे हैं, यानी यतनाल, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाला था। टेक्सटाइल मिनिस्टर उनको 2002 से 3 के बीच में बनाया गया था। फिर रेलवे मिनिस्ट्री में 3 से 4 के बीच में रखा गया था दोस्तों। यतनाल ने बीजापुर सिटी असेंबली सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव 2018 में लड़ा और 2 बार लगातार विधायक रहे दोस्तों। इसके बाद उन्होंने जो कुछ बयान दिए हैं, इसी से बीजेपी के लोग हिल गए हैं दोस्तों। उन्होंने पार्टी लीडरशिप की आलोचना इस बात को लेकर की है कि येदियुरप्पा ने बीजेपी आला कमान मोदी और शाह को ब्लैकमेल किया कि तुम येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, और बीजेपी के नेता मोदी और शाह को यह बात माननी पड़ी है दोस्तों। यतनाल ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता आगे आए, प्रदेश अध्यक्ष बने जो कर्नाटका में एक न्यूट्रल नेता के तौर पर काम करे, ना कि येदियुरप्पा के खेमे से आए। 2023 में उन्होंने फिर से विवादित बयान देते हुए बीजेपी पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर सबके सामने हकीकत उजागर की है दोस्तों। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति भाजपा के लोग पसंद नहीं
कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि येदियुरप्पा के सामने बीजेपी के नेता मोदी और शाह एक छुटभैया नेता की तरह बिहेव करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर मोदी और शाह में वाकई हिम्मत होती तो कर्नाटका के अंदर येदियुरप्पा से अलग किसी और पार्टी के नेता को जिम्मेदारी दी गई होती दोस्तों, लेकिन येदियुरप्पा के कहने के बाद उनके बेटे को आगे प्रमोट किया गया। इसी के साथ में जस्टिस वर्मा कैश कांड के मामले में 1 घंटे चली सर्वदलीय बैठक। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर अग्निकांड में जले हुए नोट बरामद होने के बाद मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है दोस्तों। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की सिफारिश की तो दूसरी तरफ सीजीआई संजीव खन्ना के द्वारा गठित जांच कमेटी जांच के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा की नई दिल्ली स्थित तुगलक क्रिसेंट रोड के सरकारी आवास पर पहुंची है दोस्तों। इस बीच मंगलवार को इस मामले को लेकर सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स बैठक बुलाई। अब देखते हैं क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई जांच बिठाई जाएगी दोस्तों, क्या पार्लियामेंट के अंदर इस जज के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी और क्या नियमों में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि एनजेएसी की मांग लगातार की जा रही है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई करके एंट्रेंस एग्जाम पास करके एक आईएएस अधिकारी बनता है उसी तरीके से जजों की नियुक्ति भी होनी चाहिए दोस्तों, और जजों को जुडिशियल एग्जाम से सामने आना चाहिए, ना कि किसी वकील को उठाकर जज बना देना चाहिए दोस्तों। कुल मिलाकर अंकल जज सिंड्रोम एक काफी ज्यादा फैला हुआ सिंड्रोम है जिसमें एक जज दूसरे जज के किसी परिवार के व्यक्ति को अपने कोर्ट में नियुक्त कर देते हैं दोस्तों, जिससे ऐसा लगता है कि केवल 50-60 परिवारों का पूरे भारत के जुडिशियल सिस्टम पर एक अधिकार है दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले को लेकर सीबीआई के आरोपों को बेबुनियाद बताया है दोस्तों। राव रेवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। यहाँ पर स्पेशल सीबीआई के जज विशाल गोगने ने अदालत में आरोप तय करने के लिए दोनों पक्षों के बीच में बहस करवाई दोस्तों। लालू परिवार के वकील ने दलील दी कि यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित है और सीबीआई के पास कोई ठोस सबूत नहीं है दोस्तों। सीबीआई ने अदालत में दावा किया है कि उनके पास ऐसे पर्याप्त प्रमाण है जो दर्शाता है कि 2004 से 14 के बीच में रेल मंत्री लालू यादव ने इस घोटाले की साजिश रची थी। जांच एजेंसी ने अपने आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कुछ अहम बिंदु अदालत के सामने रखे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर अभी घमासान लगातार जारी रहेगा और जिस तरीके से चुनाव के बीच अचानक से एक्टिव हो गया है ईडी और सीबीआई के लोग, जरूर बिहार में किसी नेता की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है दोस्तों। हालांकि लालू परिवार बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है दोस्तों, और तेजस्वी यादव, लालू यादव, सारे नेताओं को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। इसके बावजूद सारे नेता एकजुटता के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि लालू यादव को परेशान करने की जितनी कोशिश की जाएगी, आखिरकार इंडिया गठबंधन उतना ज्यादा एकजुट होता नजर आएगा दोस्तों। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस पार्टी के बिहार के लोगों से मुलाकात की, उनके नेताओं से मुलाकात की और फिर फैसला लिया गया है कि आखिरकार चुनाव तो गठबंधन में लड़ा जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल को लेकर। हालांकि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उड़ीसा के विधानसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास को गिरफ्तार किया गया। दरअसल दोस्तों उड़ीसा में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। विधानसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष जयदेव जना को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ में एनएसयूआई के अध्यक्ष उदित और अन्य लोगों को भी अरेस्ट किया गया दोस्तों। इन नेताओं के गिरफ्तारी के साथ ही महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सदन समिति की मांग को लेकर उड़ीसा विधानसभा में प्रदर्शन करने वाले 12 कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है दोस्तों। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोग ठहरने को तैयार नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और सारे पदाधिकारियों ने फैसला ले रखा है कि जब तक उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जनता के बीच में नहीं लेकर जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा दोस्तों। आपको बता दें कि अभी उड़ीसा में लगभग 4 साल के बाद इलेक्शन होने वाले, लेकिन कांग्रेस पार्टी 24 घंटे 7 दिन उड़ीसा के अंदर एक्शन मोड में काम कर रही है दोस्तों। विधानसभा से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी के लोगों का संघर्ष बदस्तूर जारी है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर बताएगा। साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने बीएचयू के वाइस चांसलर के आवास के बाहर धरने पर बैठे दलित समाज से आने वाले शिव सोनकर से मुलाकात की है दोस्तों। शिव सोनकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि दलित होने के कारण उनका बीएचयू में यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर शोध विभाग में दाखिला नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने इससे लेकर सबूत भी पेश किए हैं। हालांकि पूरे मामले पर अब कांग्रेस पार्टी के संज्ञान में मुद्दा आया है तो उन्होंने छात्र से हौसला बनाए रखने की अपील की और इसके बाद बीजेपी सरकार पर दबाव बनाकर पूरे मामले पर जवाब हासिल किया जाएगा, ये भी जानकारी दी है दोस्तों। आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने झूठ बोला। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरा खजाना खाली नहीं किया। दरअसल दोस्तों दिल्ली का जो बजट पेश किया गया है दोस्तों, उसमें ओपनिंग बैलेंस 2965 करोड़ रुपए था, यानी इतने 1000 करोड़ रुपए छोड़कर आम आदमी पार्टी की सरकार गई है। तो ये कहना कि दिल्ली को कंगाल कर दिया गया, ये पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्या बीजेपी के लोग दिल्ली का बजट आते ही एक्सपोज हो चुके हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में 20 सड़क पर धरने पर उड़ीसा कांग्रेस के विधायक बैठ गए। रात में 2 बजे पुलिस ने विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट की थी। इसके बाद से सड़कों पर भी लगातार आंदोलन जारी है दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का एक याचिका पर नोटिस जारी किया है दोस्तों, जिसमें हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण का आरोप लगा है दोस्तों और उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने निर्वाचन आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है, जहां से आतिशी ने चुनाव जीता था दोस्तों। अदालत ने इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए
लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी के वकील ने याचिका में पक्षकार बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। दोस्तों कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा की याचिका में आतिशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई। याचिका में दावा किया गया कि आतिशी और उनके चुनावी एजेंटों ने चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया है। वकील टी सिंहदेव के माध्यम से दायर की गई याचिका में अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। दोस्तों देखते हैं आगे क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं पर भूपेश बघेल की छवि खराब करने के लिए बीजेपी के लोग सीबीआई और ईडी की रेड पड़वा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता को परेशान करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव जिन्हें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कट्टर विरोधी समझा जाता था दोस्तों, और एक दावा किया जाता था कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत साबित हुई है। दोस्तों कारण यह है कि भूपेश बघेल को परेशान करने के लिए हो रही कार्रवाई पर टीएस सिंहदेव ने भी उनका साथ देते हुए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा उसकी साजिश करार दिया है। दोस्तों टीएस सिंहदेव के समर्थन से कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और ज्यादा मजबूत होंगे दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी और स्ट्रांग होगी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़े पैमाने में अधजली हालत में नकदी बरामद की गई। दोस्तों अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपरा ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से आग्रह किया कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, लिस्टेड की जानी चाहिए, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, व्यापक जनहित का मामला है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि याचिका पर सुनवाई होगी। वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत ने सराहनीय काम किया है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जरूरत है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सार्वजनिक बयानबाजी ना करे। कुल मिलाकर दोस्तों एक जज के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को और ज्यादा मजबूती से करने की मांग की जा रही है। यहाँ तक कि एफआईआर भी दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, हालांकि कोर्ट करवाने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलना चाहिए भारत के जजों को लेकर, जुडिशरी को लेकर? तो अपनी राय जुड़ी के साथ साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र हमेशा से इस बात को लेकर विवाद में रहता है दोस्तों कि कौन मराठी भाषी है कौन नॉन मराठी है। दरअसल कुछ दिन पहले आरएसएस के भैयाजी जोशी ने बयान देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी जानना अनिवार्य नहीं है। उनके इस बयान के बाद से ही विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। इसके बाद लोगों ने कई जगह विरोध करना शुरू कर दिया है दोस्तों। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पर डी मार्ट के 2 कर्मचारियों पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया, पिटाई कर दी, क्योंकि उनमें से एक मराठी ग्राहक से मराठी भाषा में बात नहीं कर रहा था, बार बार बोलने के बाद भी बात नहीं कर रहा था और अकड़ भी दिखाई जा रही थी दोस्तों। बाद में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है, मारपीट की है, माफी मंगवाया है। आपको क्या लगता है, लिखकर जरूर बताएगा। क्या एमएनएस के लोग खुलेआम इसी तरीके से गुंडागर्दी करते रहेंगे दोस्तों? लैंग्वेज को लेकर क्या बीजेपी जानबूझकर देश में विवाद खड़ा करना चाहती है? क्योंकि 3 लैंग्वेज पॉलिसी और उसके बाद आरएसएस के नंबर 2 नेता भैयाजी जोशी के द्वारा विवादित बयान देना, ये 2 मुख्य बड़े कारण है जिसके लिए आरएसएस के लोग जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बार बार जाकर लैंग्वेज पर बहस छेड़ने वाले आरएसएस के लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को कई सीटों पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र से जुड़ी इस अपडेट के बारे में लिखा जुटाएगा। साथ साथ यूपी कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया दोस्तों। बीजेपी के नेता अरविंद शर्मा पर तंज कसते हुए लिखा गया कि मैं शपथ लेता हूं कि बिजली विभाग को अपने अमीर दोस्तों की झोली में डालकर सभी कर्मचारियों की रोजी रोटी छीन लूंगा, नगरों के विकास का बेड़ा गर्क कर दूंगा। इसके बाद संदीप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री है दोस्तों, उनको लेकर कहा गया कि मैं शपथ लेता हूं कि प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों को बदहाली की खाई में धकेल दूंगा। कुल मिलाकर जिस तरीके के बुरे हालात इंडस्ट्री और स्कूल को लेकर है, यही सबसे बड़े कारण है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से फेल हो रही है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ के बारे में भी आपकी क्या राय है, लिखकर जुटाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि योगी के ज्यादातर मंत्री अपने काम करने में फेल हो चुके हैं और इसीलिए इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इधर उधर की उलझुल बातें कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर सीएम रेखा गुप्ता का बुधवार को काफिला इसलिए रुक गया दोस्तों क्योंकि उनके काफिले के सामने आवारा पशु आ गए। आवारा पशुओं को देखने के लिए मुख्यमंत्री अपनी कार से नीचे उतर जाती है। इसके बाद हाईवे पर बड़ा सा जाम लग जाता है दोस्तों। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने वहीं पर अधिकारी को बुलाकर आदेश दिया कि इस तरीके से सड़कों पर आवारा पशु नहीं घूमने चाहिए। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो गाय की राजनीति बीजेपी करती है उसी का बड़ा कारण है कि दिल्ली के अंदर इस तरीके से सड़कों पर गाय नजर आती है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग गाय के मामले को लेकर केवल राजनीतिक रोटियां सेकती है, क्योंकि अगर वाकई गाय के संरक्षण गौ संरक्षण की बात बीजेपी वाकई हकीकत में करना चाहती और उसके लिए कुछ कदम उठाना चाहती तो जरूरी था कि कई सारे गौशाला बनाए जाते और गौ संरक्षण के नियमों को लागू किया जाता। लेकिन गौशाला तो बनती है दोस्तों और कई जगह गौशाला के लिए सरकार फंड भी दे रही है, लेकिन फंड कहीं और चला जा रहा है। फंड की लूट मची पड़ी और यही बड़ा कारण है कि आवारा पशु लगभग हर जगह सड़कों पर नजर आते हैं, यहाँ तक कि एक्सप्रेस वे पर भी दिख जाते हैं दोस्तों, जिसके कारण कई सारे बड़े हादसे की अपडेट आती रहती है जो काफी गंभीर मामला है। हालांकि बीजेपी के लोग इन बातों पर ध्यान देने को तैयार नहीं है दोस्तों और देश में केवल हिंदू मुसलमान चलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।